हाय बच्चों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जानेंगे हम लोग मैथ में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या का। ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.2, जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 74,429। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड, इससे पहले नंबर सिस्टम में मेरी जो वीडियो है संख्या वास्तविक संख्या की जितनी भी संख्याएं हैं उसके विषय में बताए हैं, उसी में अभाज्य संख्या के विषय में बता चुके हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? पहला तो क्वेश्चन उठता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, ना एक कम ना एक ज्यादा, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या दो संख्या का दो गुणनफल हो, मीन्स जिसमें एक और अपने को छोड़कर किसी और संख्या से भाग ना लगे, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। चलिए पहला देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 140, ठीक है। दूसरा 156, तीसरा है 3825 और चौथा है 5005, ठीक है। एक और क्वेश्चन है पांचवा है 7429, 7429। पहले अभाज्य गुणनखंड, चलिए एक को हम देखते हैं 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, तो इससे पहले शुरुआत में मैंने विभाजिता का नियम, वो वीडियो देख लीजिएगा। विभाजिता के नियम में मैंने बताया था कि कौन कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो जाती है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, कौन कौन संख्या विभाजित होती है। तो इसको देख लीजिएगा। 140 जो है मैंने बताया था कि जीरो, जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो वह 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सम संख्या में आती है और वो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो पहला सबसे छोटा संख्या हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 से इसको विभाजित करते हैं, 2 सते 14, 70। 2 से फिर ये कट देगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा 35 बार में। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये लास्ट में 5 है इसलिए 5 से कटाएंगे, 5 7 35। अब सब अभाज्य है, 2 ये सब अभाज्य हो गया। इसको गुणनफल के रूप में लिख दे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब ये 2 हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 और गुणे 7। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारा हो गया, ये देख लेंगे। दूसरा है 156, इसको लिखने के लिए यह भी लास्ट अंतिम संख्या क्या है? 6 है, जो कि 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से कटाते हैं, 2 7 14, एक आएगा, 2 8 16, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6 और एक आएगा 18, 2 9 18, 39 हो गया। फिर 3 से कट जाएगा ये, क्योंकि 3 और 9 है इसलिए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 बार में। अब इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अभाज्य गुणनखंड हुआ कि न इस 2 में किसी 1 और 2 को छोड़कर किसी और संख्या से भाग लगेगा, न इस 3 में 1 और 3 को छोड़कर के भाग लगेगा किसी दूसरे संख्या से। 13 में भी 1 और 13 को छोड़कर किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 बार है तो, और गुणे 3 और गुणे 13, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। ऐसे ही इन संख्याओं का निकाल लेंगे 3825। चलिए इसको मिटा देते हैं।
3825 का निकालते हैं, लास्ट में 5 है इसलिए 5 से निकलेगा। विभाज्यता के नियम में मैंने बताया है कि 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो लास्ट अंतिम अंक देखेंगे 5 है तो फिर 5 से निकालेंगे। अगर 0 भी रहता तब भी 5 से वो कट जाता, लेकिन 5 है तो 5 से निकालेंगे। 5 वाला सिर्फ 5 से ही निकलेगा, 5 से ये कटेगा, 5 सते 35, 3 आया 32, 5 छक्के 30, 2 आया 25, 5 पचे 25। ठीक है, 5 से फिर निकलेगा क्योंकि लास्ट 5 है, 5 एकम 5, 2 आया 26, 5 पचे 25, 1 आया 15, 5 दिया 15। अब ये नहीं कटेगा 5 से। ठीक है, अब देखते हैं 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर ये 3 से कट जाएगा, 5 1 6 है इसलिए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 21, 3 7 21 17। अब सब अभाज्य हो गया। इसका गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 बराबर लिख सकते हैं, या 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 17। 5 दो बार है इसलिए 5 का स्क्वायर, 3 दो बार है इसलिए 3 का स्क्वायर, और 17 एक बार है इसलिए 1। ठीक है, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, इसके बाद मैं दे देता हूं आपको 5005 का, आप निकाल करके दिखाएंगे, नहीं तो लीजिए मैं ही दिखा देता हूं 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चौथा को कैसे लिखेंगे, यहां फिर मैंने बताया था कि लास्ट में 5 है तो किससे निकालेंगे, 5 से निकाल देंगे, 5 से ये निकलेगा, 5 एकम 5, 0 0 है, फिर 5 एकम 5, ये 5 से फिर अब नहीं निकलेगा, 1 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 तिया 21। ठीक है, 4 तिया 4 3 7 1 8, ये नहीं निकलेगा, 7 से फिर 11 से देखते हैं, 11 से 11 एकम 11 से निकल जाएगा, 11 से 11 एकम 11, 3 बचा 33 हुआ, 11 तिया 33, 13 बार में। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे ही निकालते हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है 7429। आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि कैसे निकल रहा है, निकला या नहीं निकला। नहीं निकलेगा तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है या नहीं। HCF, इसमें दो चीजें दिया हुआ है, HCF और LCM। HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का महत्तम समापवर्त्य और LCM का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का। पहला क्वेश्चन है दूसरा का पहला 26 और 91। 26 और 91 का हमें निकालना है, HCF और LCM निकालना है, दोनों ही निकालना है। तो पहले 26 का, दोनों में ही अभाज्य गुणनखंड से ही निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालते हैं। 26 है, 2 से कट जाएगा 13 बार में, 2 13 26, इसका हो गया 2 गुणे 13। 91 है, इसका निकालेंगे, ये 9 1 10, ऐसे नहीं निकलेगा, 7 से निकल जाएगा, 7 13 91, 13 7 91। 7 का टेबल, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 बार या 13 का पहाड़ा पढ़ें 7 बार। ठीक है, तो हो गया 7 गुणे 13। दोनों में जो कॉमन होता है, अब लघुत्तम महत्तम कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, तो दोनों ही अभाज्य गुणनखंडों में देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो और सबसे कम हो उसी को लिखते हैं। तो 13 है दोनों में, तो यह हमारा HCF हो जाएगा 13 और LCM बराबर हो जाएगा
इसके बाद जो बच जाता है, अब यहाँ 2 बच जाएगा तो 2 गुणे एक 13 तो आ गया हमारा, दूसरा 13 बच गया, 7 होगा गुणे 13, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर हो जाएगा 13 7 91 और 91 दूना 2 और 9 दूना 18, 182 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ हमारा आ गया इसमें 13, ठीक है, और एलसीएम बराबर आ गया 182। अब इसका जांच करने के लिए कहता है, जांच एलसीएम इनटू एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर ले लें 26 और 91 का, तो 26 गुणे 91 बराबर 26 और 91 का गुणा कर लेते हैं। 26 और 91, 6 एकम 6 और 9 छक्के 54 और 2 एकम 2, 54 और 2 56 के 6 हासिल 5, 9 दूना 18, 5 23, 2366 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका हम गुणनफल जब लेते हैं 13 और 182 का, एलसीएम हमारा है 182 और एचसीएफ है 13। अब इनका गुणनफल हम चेक करते हैं कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है कि नहीं, 2366। 13 दूना 26 के 6, 13 8 104, 104 और 2 106 होगा, जिसमें 6 हो गया और कैरी के रूप में 10 हो जाएगा हमारा। 13 एकम 13 और 10 23। देखिए तो दोनों ही मिल गया क्या, 23 और 66, यहाँ दोनों का गुणनफल मिल गया, इसका मतलब हमारा सही है। एलसीएम लिख देंगे कि हाँ सही है, या सही है भी लिख सकते हैं, या लिख देंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते जाइए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए इसी का हम फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 510 और 92 का। सेकेंड नंबर है 510 और 92 का हमें निकालना है। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 510 का लास्ट में 0 है, 2 से निकल जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 1 आया 11, 2 पचे 10, 1 बचा 10, 2 पचे 10, 255 हुआ। फिर 5 से कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से निकलेगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब ये 3 से निकलेगा, 3 17 तिया 51। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, फिर 92 का यहां निकालते हैं। 2 है लास्ट में, इसलिए 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 1 आया, 2 छक्के 12, 2 से फिर कट जाएगा, 2 से 2 दूनी के 4 और 2 तिया 6, 23। 23 अभाज्य संख्या है, छोड़ देंगे। अब यहां से यह अभाज्य हो गया सब, 2 गुणे 23 बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 23। ठीक है, अब एचसीएफ बराबर हमारा होगा, एचसीएफ में महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो दोनों में ही देखते हैं कि कौन सा कॉमन है। तो कॉमन 2 है, यहां भी 2 है। ठीक है, लेकिन 2 में पावर सबसे कम किसका है, तो इस 2 का, तो एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कोई दूसरी संख्या मिलती है, नहीं, कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब दोनों में हो। ठीक है, तो दोनों में अब दूसरी कोई संख्या नहीं दिखती। एलसीएम बराबर हो जाएगा, अब ये तो 2 हमने निकाल लिया, लेकिन ये 2 बच गया, तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा
एलसीएम, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब जांच करना है तो जांच में आप गुणा कर लीजिएगा, जांच करना है तो इसको 510 दोनों संख्याओं का गुणा कर लीजिएगा, 92 बराबर जितना है, अब इसको गुणा कर लीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो ये कर लीजिएगा। एलसीएम कितना है जी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणे 4, 3 5 15, 15 गुणे फिर 17 गुणे 23, ठीक है, बराबर 4 15 चौका 60 गुणे 17 गुणे 23। अब ये गुणा करके चेक कर लीजिएगा, 92 में जितना आएगा इसको गुणा कर लीजिएगा, दोनों ही आपका बराबर जितना गुणा आएगा वो मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है जांच, जांच करना, ठीक है, मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आप लिख देना, नीचे में लिख देना कि हाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। दैट्स योर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को तीसरा जो इसका है वो आपको बनाने के लिए दे देता हूं। अब टोटल क्वेश्चन मैं ही बना दूं तो आप क्या बनाइएगा, क्या सीखिएगा। नहीं समझ में आता है बिल्कुल एक बार और देख करके तब बनाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 का, ये आपको मैं टारगेट में दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन 336 और 54 का, ये दोनों का निकाल करके चेक कर लीजिएगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं। जैसे अब 2 क्वेश्चन का मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद अगला आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसको अब देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 12, 15 और 21, इनका एचसीएफ और एलसीएम महत्तम समापवर्ती का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। 12, 15 और 21 का पहला देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा का पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का हम निकालते हैं। फिर जैसे मैंने बताया अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल जाता है, महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम दोनों ही निकलता है। 12 का निकालते हैं, 2 से 2 छक्के 12, 2 से कट जाएगा 3 बार में, ये हो गया अभाज्य। इसको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे गुणे 3। फिर 15 का निकालते हैं, 3 से निकलेगा 3 5 15। अब ये फिर दोनों ही अभाज्य हो गए तो यहां लिख देंगे 3 गुणे 5, ठीक है, ये खुद ही अभाज्य है। फिर 21 का निकालते हैं, 3 से निकालते हैं, 3 7 21, 2 से तो निकलेगा नहीं इसलिए 3 से निकलेगा, 3 7 21, 3 गुणे 7, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब देखते हैं तीनों संख्याओं में एचसीएफ निकालने के लिए, महत्तम निकालने के लिए मैंने बताया है कि जो तीनों में शामिल हो, तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में क्या कॉमन है, 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। जो तीनों में शामिल हो और सबसे कम पावर में हो, तो सबसे तीनों में शामिल 3 है और कम पावर में है क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो हमने एचसीएफ में क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं, तो आप निकाल करके भी चेक कर लेंगे, आपका इतना ही आएगा। परंपरागत जो पहले वाली विधि जो हम लोग दूसरे तीसरे से पढ़ते आते हैं, लघुत्तम महत्तम निकालने का। अब लघुत्तम निकालेंगे तो क्या है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद 1 3 तो यहां आ गया,
ठीक है, इन दोनों में से एक 3 तो आ गया, लेकिन एक 3 ये बचा, 3 ले लेंगे, गुणे 5 बच गया, 5 ले लेंगे, और 7 है, 7 ले लेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम यही हो जाएगा हमारा। अगर गुणा करके लिखना भी है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12, 12 बचे 60, 60 में 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 42, 420 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ये आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम, ये एचसीएफ का आंसर हो जाएगा और ये एलसीएम का हो जाएगा। आप कहीं से भी देख लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो फिर नेक्स्ट इसी का एक और देख लेते हैं जी। जैसे एक क्वेश्चन और दिया है, इसको देख लेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है आपका 17, 23 और 29 का दिख रहा है। 17, 23 और 29 का निकालना है। तो 17 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है और 29 भी अभाज्य है। तीनों संख्याएं ही अभाज्य हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इन तीनों को? अब इनका निकालना हो हमें एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, तीनों में कोई कुछ भी शामिल नहीं है तो क्या है, सबका एक गुणनफल होता है। 17 में भी 1 से गुणा करेंगे 17 होगा, 23 में 1 से गुणा करेंगे 23 होगा, 29 में भी 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, 29 होगा। तो एक क्या है, तीनों में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब सब अभाज्य हो तो एक उसका क्या होता है, सब में एचसीएफ हो जाता है। अब एलसीएम बराबर क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा तीनों का गुणनफल, 17 गुणे 23 गुणे 29। अब गुणा करके चेक कर लीजिएगा, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इन तीनों को गुणा करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते जाइए बिल्कुल, और चैनल पे नए हैं तो फिर उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगली वीडियो के लिए कि जो आपको वीडियो मिलता जाए, और अच्छा लगता है तो कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तीसरा इसका क्वेश्चन जो है, इसी का 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन 8, 9 और 25 का, ये आप इसी मेथड से निकाल करके हमको देख लीजिएगा, दिखा लीजिएगा, कमेंट्स कर लीजिएगा कि आया कि नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिठा दें इसे। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन दिया है, ये हमारा है चौथा क्वेश्चन। एचसीएफ 306 और 657 का बराबर दिया है 9। महत्तम समापवर्तक क्या इन दोनों संख्याओं का दिया है 9। तो एलसीएम निकालना है, इसका लघुत्तम निकालना है 306 और 657 का। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है तो हम लिख लेते हैं 306 और 657। 306 और 657 का एचसीएफ बराबर क्या दिया है, एचसीएफ दिया है 9। ठीक है, तो एलसीएम बराबर व्हाट, हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए तो जिसको निकालना हो उसको यहां रख करके और दोनों संख्याओं को ऊपर में गुणा में लिखेंगे। 306 जो भी संख्या दिया हो उसको 306 गुणे 657 बट्टा जो दिया है उसके बाद, और क्या दिया है जी, एचसीएफ। तो यहाँ एचसीएफ निकाल देंगे दोनों का, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 से कटेगा ये 3 एकम 3, 0 बैठ जाएगा, 3 दूना 6, 102 बार में 2 1 3 कट जाएगा 3 से जी, 3 3 9, 1 आया 12, 3 चौका 12, 34 बार में कट जाएगा। एलसीएम बराबर हो जाएगा 34 गुणे 657। अब दोनों को गुणा करके जो आएगा का आंसर हो जाएगा वही एलसीएम हो जाएगा आपका लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यह क्वेश्चन नंबर देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 6 का पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां देखेंगे 6 का पावर n दिया हुआ है n के लिए। किसके लिए? n के लिए। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं 6 का पावर क्या है? n है। तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा, ये देखना है हमें। तो 6 के लिए, 6 का पावर n के लिए हम लिख सकते हैं 2 into 3। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में तो हम अभाज्य गुणनखंड ही कर रहे हैं। ठीक है, संख्याओं का। तो 2 into 3 का पावर n है, तो n कर लेंगे। 2 into 3 का पावर n, यह। अच्छा, अब ये समाप्त 0 पर समाप्त कब होती है संख्या? तो जब वो किस रूप में हो? 2 into 5 के रूप में होती है। जब भी संख्या 2 into 5 या 2 into 5 के गुणनफल के रूप में हो, तब जाकर के वो किस पे समाप्त होती है? 0 पे समाप्त होती है। ठीक है, अब यहां पर n रहता, तब जाकर के यह समाप्त होती किस पे? 0 पर समाप्त होती। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं कि ये 2 into 5 के फॉर्म में नहीं है। ये संख्या 2 into 5 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए लिख देंगे कि अतः यह 6 to the power n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया आपको? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, लेकिन ऐसे मैंने गोल घेरा है, आप एग्जाम पेपर में गोल नहीं घेरिएगा। और ये क्वेश्चन आपका मस्ट है। ये और चौथा नंबर जो क्वेश्चन मैंने बताया, ये हर एग्जाम में आता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरेज कर दें इसे। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो फिर नेक्स्ट पूरा एनसीईआरटी मैथ आप देखिएगा। इसके बाद जो भी और क्लास का मैथ है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखते जाइएगा अपने और अपने दोस्तों को भी शेयर करके दिखाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन है। व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ठीक है, चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 प्लस गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? क्योंकि ये सब देख रहा है 7 11 13 जो है सब अभाज्य है। 7 यहां 6 जो है वो एक भाज्य है। ठीक है, तो भाज्य संख्या में जब भी कोई भाज्य संख्या आ जाती है, भाज्य संख्या से किसी भी अभाज्य संख्या को, चाहे कितनी भी अभाज्य संख्याएं हो, अगर गुणा करते हैं तो क्या आता है? भाज्य संख्या हो जाता है। तो ये तो खैर यहां एक 6 है, इसके चलते ये टोटल संख्या भाज्य हो जाएगी। लेकिन इसे देखते हैं, ये तो अभाज्य है टोटल। तो चलिए दोनों को फिर से एक दूसरी तरीका से देखते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 है। ठीक है, ये 13 दोनों में है, यह भी है यह भी है। कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 13 कॉमन हो गया
यहाँ बचा 7 गुणे 11 गुणे गुणे 13, 13 तो कॉमन हो गया। अब यहाँ बचा प्लस प्लस, यहाँ 13 तो निकल गया, 1 बच गया, ठीक है। या 13 इंटू 11 7 77 प्लस 1 है, इसको कर लेंगे, या 13 गुणे 77 और 1 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 8 96, 13 8 104, 104 का 4 हो जाएगा, कैरी 10 हो जाएगा, 13 7 91 और 10 101 हो जाएगा, ठीक है। 1014 जो कि एक भाज्य संख्या है, ठीक है, ये भाज्य है। यहां जब दोनों को गुणा कर लेंगे, यहां पर 78 हमारा भाज्य संख्या मिल जाता है, ठीक है, ये भाज्य है, तब भी ये पूरी संख्या हमारा क्या बन जाती है, भाज्य बन जाती है, ठीक है। तो ये भी भाज्य हो गई। फिर यहां पर इसमें देखते हैं कि ये 6 हमारा इस पूरी संख्या में, या ऐसे भी कर लें कि दोनों में ही क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो निकल गया, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुणे, अब इसको भी गुणा करके जब जोड़ते हैं तो हमारा सब एक हमारा 6 जो है और 4 दोनों ही भाज्य संख्या है, और जब भी भाज्य संख्या से हम किसी अभाज्य में गुणा करते हैं तो गुणनफल हमारा भाज्य आता है। तो ये भी संख्या इतना गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे कि जब किसी संख्या में, किसी भी संख्या में भाज्य संख्या से गुणा करते हैं तो भाज्य संख्या क्या प्राप्त होता है, भाज्य संख्या प्राप्त होता है। अतः क्वेश्चन में जो दिया है, दोनों संख्याएं, दोनों ही संख्याएं भाज्य होगी। समझ में आया आपको? आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये दोनों को ही ऐसे घेरेंगे नहीं गोल, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं आप क्वेश्चन में जब भी बनाए तो, लेकिन ऐसे गोल नहीं घेरिएगा आप आंसर देने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखते हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद? जब इस तरह का क्वेश्चन हो, सोनिया सोनिया 18 मिनट, ठीक है, और रवि 12 मिनट, ठीक है। रवि कितना टाइम लेता है? 12 मिनट, ठीक है, एक चक्कर लगाने में। तो वे दोनों एक ही जगह से चलना, यहां से चलना प्रारंभ करते हैं और
ये वृत्ताकार है, ठीक है। यहां से सोनिया और रवि दोनों ही चलना प्रारंभ करते हैं। एक 18 मिनट की रफ्तार से चलता है, एक 12 मिनट की रफ्तार से। फिर दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद ऐसे आकर के कहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए जब भी होता है ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। उसका महत्तम समापवर्ती निकाल देंगे। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकाल दें 18 का, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं। 18 से ये निकल जाएगा, 2 9 18, 3 से निकलेगा 3 3 9, 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। 12 का हम निकालते हैं यहाँ, 2 से निकलेगा 2 छक्के 12, 2 से फिर निकलेगा 2 3 6। अब ये हो गया 2 गुणे 3, या इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 3, क्योंकि 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बराबर एचसीएफ नहीं निकालेंगे, इसका महत्तम नहीं निकालेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे, तब जाकर के ये पता चलेगा कि कितनी देर में बाद फिर ये एक दूसरे को मिलेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, लघुत्तम में मैंने बताया था कि ये जो दोनों में ही हो, दोनों में नहीं, इसका 2 गुणे 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर 2 है और यहां 2 का स्क्वायर है, सॉरी यहां हम 2 है, यहां भी 2 है और ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर लेंगे, इन दोनों में सबसे बड़ा वाला लेंगे, तो सबसे बड़ा वाला 2 का स्क्वायर है। फिर इसमें देखते हैं, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर में क्या ले लेंगे, 3 का स्क्वायर ले लेंगे बराबर। अब इसी को गुणा कर दें, जितना आएगा वही हमारा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 और 3 का स्क्वायर 3 3 9 बराबर 9 चौका 36, यानी 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है जी। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? आपको दिक्कत है? ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ आपका। एक्सरसाइज 1.2 आपको समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3, इसी का देखेंगे वास्तविक संख्या का, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और एग्जाम तक इसको 1 से 2 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सारी वीडियो मैं बनाते जा रहा हूं, आप लोग देखते जाइए, ठीक है। इसके बाद क्लास 9th का भी 10th वाले बना करके फिर 9th का भी बनाएंगे, 9th 8 6 ऐसे करके 7 8 सभी लगभग 6 तक का इस चैनल के माध्यम से बनाएंगे स्टडी 99 की क्लासेस, ठीक है। याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।